नमस्कार, आप देख रहे हैं दिया जन। मैं हुस्न आपके साथ लेकर आई हूं दिन की अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबरें, जो है राजनीतियों से नीतियों तक, अर्थव्यवस्था से आम जनजीवन तक और सड़क से संसद तक की सबसे इम्पोर्टेंट खबरें पेश होंगी हमारी खास रिपोर्ट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेह में बीते दिनों हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 70 लोग घायल हुए थे। बुधवार को हुई इस हिंसा में गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही कार्रवाई के चलते गुरुवार को सरकार ने सोनम वांगचुक के एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया है और विदेशी फंडिंग मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं सरकार की इस कार्रवाई का अब कुछ राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जे वाली मांग के लिए बुधवार को छात्रों और युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे आक्रोशित लोगों ने भारी तोड़फोड़ और आगजनी की थी। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर को भी फूंक दिया था। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली एनसीआर में सभी तरह के पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटाखा निर्माताओं को ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत दे दी है, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि ये पटाखे दिल्ली एनसीआर में नहीं बेचे जाएंगे जब तक अगला आदेश नहीं आता। तो वही कोर्ट ने शर्त रखी है कि सिर्फ वही निर्माता पटाखे बनाएंगे जिनके पास ग्रीन पटाखे का सर्टिफिकेट होगा। ये प्रमाण पत्र नीरी और पेसो जैसी अधिकृत एजेंसियों से ही जारी होना चाहिए। चुनाव आयोग ने डाक मत पत्रों और ईवीएम पर डाले गए मतों की गिनती को अलग करने के अपने 2019 के फैसले को पलट दिया है। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने गुरुवार को मतगणना प्रक्रिया में बदलाव करते हुए डाक मत पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजे गए डाक मत पत्रों की गिनती हर हाल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मतों की अंतिम 2 दौर की गणना से पहले पूरा कराने का निर्णय लिया है। आयोग की तरफ से कहा गया है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी डाक मत पत्रों की गिनती के बाद ही ईवीएम की गिनती पूरी हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए फार्मा प्रोडक्ट के आयात पर 100% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होगा। इस कदम का प्रमुख भारतीय दवा निर्माताओं पर भी असर पड़ सकता है। भारतीय दवा निर्माताओं के लिए अमेरिका बड़ा बाजार है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि 1 अक्टूबर 2025 से हम किसी भी ब्रांडेड या फिर पेटेंट दवा उत्पाद पर 100% टैरिफ लगा देंगे, बशर्ते कोई कंपनी अमेरिका में अपना दवा निर्माण प्लांट न लगा रही हो। ट्रंप की घोषणा केवल दवा उत्पादों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसके अलावा किचन के सामानों और बाथरूम वैनिटी पर 50%, फर्नीचर पर 30% और भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। पटना के पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान से मैच खेले जाने को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमने संसद में खड़े होकर ऑपरेशन सिंदूर की डिबेट में फौज की कामयाबी पर मुबारकबाद दी थी। इसके साथ ही कहा था कि मैच मत खेलिए। पीएम मोदी ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। उन्होंने कहा कि हमने संसद में खड़े होकर कहा था कि आपका जमीर मर गया है क्या, क्रिकेट क्यों खेले? अगर क्रिकेट ही खेलना है तो ट्रेड क्यों बंद किया, पानी क्यों बंद किया? ये हिपोक्रेसी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से रोहिणी आचार्य के अपने पिता लालू यादव को किडनी देने को लेकर स्वास्थ्य और झूठे दावे के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि रोहिणी हमारी बड़ी बहन है, हमें पाला पोसा है। रोहिणी जी ने किडनी देकर कुर्बानी दी है। साथ ही रोहिणी को टिकट दिए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि राजनीति में रोहिणी आए ये छपरा की जनता चाहती है, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि रोहिणी की मंशा कभी न टिकट पाने की थी और न दिलाने की थी। छत्तीसगढ़ के चर्चित रतन दुबे मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईए ने माओवादी संगठन से जुड़े बाप बेटे शिवानंद नाग और नारायण प्रसाद नाग के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। एनआईए अधिकारियों के मुताबिक दोनों पर आईपीसी और यूएपीए एक्ट की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया है कि ये दोनों सीपीआई माओइस्ट के सक्रिय सदस्य थे और रतन दुबे से राजनीतिक, कारोबारी और निजी दुश्मनी रखते थे। आपको बता दें कि नवंबर 2023 में नारायणपुर जिले के झाराघाटी इलाके के एक हाट बाजार में चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या कर दी गई थी। भीड़ के बीच माओवादियों ने धारदार हथियार से हमला किया था। इस टारगेट किलिंग का मकसद चुनावी माहौल बिगाड़ना और लोगों के मन में डर फैलाना था।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास नगर जैसे पौष इलाके में एक आईपीएस अधिकारी के घर चोरी की घटना से हड़कंप मच गया है। नोएडा के डीसीपी के पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी यमुना प्रसाद के आवास पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोर खाली पड़े घर की खिड़की के ग्रिल काटकर अंदर आए और न सिर्फ कैश और चांदी के आभूषण चुराए बल्कि बाथरूम की 20 टोटियां तक उखाड़ ले गए। ये घटना उस समय घटी जब यमुना प्रसाद नोएडा के एक बड़े अस्पताल में बीमारी के कारण भर्ती थे। घटना की सूचना मिलते ही विकासनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लखनऊ पुलिस की टीम ने तुरंत घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास के सीसीटीवी कैमरास खंगाले। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने आसपास के इलाके में नजरबंदी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश से मानसून लगभग लौट चुका है। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से तो मानसून की विदाई भी हो चुकी है, लेकिन पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 26 सितंबर को पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दुर्गा पूजा के मौके पर पश्चिम बंगाल भारी बारिश की मार झेल रहा है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 30 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को बैठने का अधिकार है जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में मेरिट सूची के अनुसार क्वालिफाई किया हो। न्यायमूर्ति जे मुनीर की सिंगल बेंच ने कहा कि आयोग को परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर समान अवसर और योग्यता आधारित चयन के सिद्धांत से जुड़ा है। कोर्ट ने यह भी माना कि चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या मनमानी न केवल अभ्यर्थियों के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि सार्वजनिक संस्थानों की साख पर भी प्रश्न उठाती है। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने बिना मेरिट सूची में नाम न होने के बावजूद मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और आयोग की प्रक्रिया को लीगल माना। पटना हाईकोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए गए थे। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हर्षवर्धन सिंह की पीठ ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं केवल पब्लिसिटी पाने या फिर राजनीतिक उद्देश्य से दाखिल की जाती है, जो न्यायालय के कीमती समय की बर्बादी है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक नियुक्ति प्रक्रिया में कोई प्रत्यक्ष अवैधता या नियमों का उल्लंघन न हो, तब तक इस प्रकार की चुनौतियों को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि पीआईएल का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त रवैया अपनाना जरूरी है, ताकि वास्तविक जनहित के मुद्दे न्यायालय के समक्ष प्राथमिकता से आ सके। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 2 सप्ताह बाद तय की है। ये मामला लंबे समय से अटका हुआ है और इसी को लेकर शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि शिक्षकों को आंदोलन के बजाय बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश में हजारों शिक्षक कई वर्षों से पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। हाल ही में करीब 5,000 शिक्षकों ने आंदोलन की घोषणा की थी। इसी के बाद पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने कोर्ट से मामले की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। इस टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन को भी जगह दी गई है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले साई सुदर्शन ने इसका शानदार जश्न मनाया और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच के चौथे दिन शानदार शतक जमाया। इससे पहले उन्होंने पहली पारी में 75 रनों की पारी खेली थी। दाएं हाथ का ये बल्लेबाज इस समय शानदार फॉर्म में है और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 2 मैचों में 250 और 1 शतक कर चुके हैं। सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ को फिल्म अमर सिंह चमकीला के लिए एमी इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला है। एमी नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट गुरुवार को हुई है, जिसमें अमर सिंह चमकीला को 2 नॉमिनेशन मिले हैं। दिलजीत दोसांझ ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से नॉमिनेशन मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि ये सब इम्तियाज अली की बदौलत हुआ। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2024 का आयोजन 24 नवंबर को न्यूयॉर्क में होगा, जहां सभी विजेताओं की अनाउंसमेंट होगी। दिलजीत दोसांझ को पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर नॉमिनेशन मिला है। अरशद वारसी और अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 3 की हर तरफ तारीफ देखने को मिल रही है। इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही फैंस के दिलों में जगह बना ली थी और इस फिल्म फ्रेंचाइजी की पिछली 2 फिल्मों की सफलता का फायदा भी इसके तीसरे पार्ट को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वीकेंड खत्म होने के बाद जॉली LLB 3 की कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिली। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर
12.5 करोड़ रुपए कमा लिए थे। इसके बाद फिल्म ने दूसरे दिन 20 करोड़ और तीसरे दिन 21 करोड़ रुपए कमाए, मगर फिल्म पहली बार गुरुवार के दिन 4 करोड़ से नीचे रही और इसका कलेक्शन 3.50 करोड़ का रहा। एक हफ्ते में इस फिल्म ने भारत में 73.50 करोड़ कमा लिए हैं। UNGA की बैठक के लिए दुनिया भर के नेता अमेरिका पहुंचे हैं। ऐसे में कई नेताओं से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में मुलाकात की। ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। इन बैठकों में जहां अमेरिका और तुर्की प्रशासन के बीच सिविल न्यूक्लियर डील हुई, तो वहीं बंद कमरे में शहबाज और मुनीर से बैठक के बाद ट्रंप ने आसिम मुनीर को ग्रेट गाय कहा। अमेरिका प्रशासन का दोनों देशों से संबंध बनाना भारत के लिए चिंता का सबब बन सकता है, क्योंकि रूसी तेल और टैरिफ को लेकर दोनों देशों में पहले से ही तनाव है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी वीजा प्रक्रिया में एक नया नियम लागू कर दिया है। इस नए नियम के मुताबिक अब UAE में आने वाले सभी आवेदकों को अपने वीजा आवेदन के साथ पासपोर्ट का बाहरी कवर पेज जमा करना होगा। ये नया नियम UAE ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। जानकारी के अनुसार ये नियम सभी प्रकार के वीजा और राष्ट्रीयताओं पर समान रूप से लागू होगा। ये नया नियम पिछले हफ्ते से ही लागू हो गया था, जिसके बाद औपचारिक नोटिस और सिस्टम अपडेट के जरिए आमिर केंद्र, ट्रैवल एजेंसीज और वीजा एजेंसीज को इसकी सूचना दे दी गई है। हालांकि आपके पासपोर्ट के कवर पेज से आपकी कोई व्यक्तिगत जानकारी के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन ये आपके देश की पहचान को उजागर करता है, जिससे इमिग्रेशन अधिकारियों को जांच करने में आसानी होती है। इंटरपोल की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इंटरपोल ने 40 देशों के साथ मिलकर साइबर फ्रॉड के करीब $439 मिलियन पैसों को बरामद किया है। इसमें $342 मिलियन सरकारी पैसा और $97 मिलियन नकदी वर्चुअल संपत्ति शामिल है। इंटरपोल की तरफ से ये ऑपरेशन अप्रैल से अगस्त महीने के भीतर चलाया गया था। इस ऑपरेशन में पुलिस और जांच एजेंसीज ने मिलकर 68,000 से ज्यादा बैंक खातों को ब्लॉक किया है। इसके अलावा लगभग 400 क्रिप्टो वॉलेट फ्रीज किए गए हैं। इंटरपोल ने $16 मिलियन संदिग्ध अवैध पैसा जो इस तरह के अपराध से कमाया गया था, उसे क्रिप्टो वॉलेट से बरामद किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से फार्मा सेक्टर पर टैरिफ का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी के साथ साथ इसका असर कमोडिटी मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। देश में सोने के दाम आज से बढ़ गए हैं, वहीं चांदी सस्ती हो गई है। बुलियन मार्केट में गोल्ड के दाम 160 रुपए बढ़ गए हैं। गोल्ड 1,13,390 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, जबकि चांदी की कीमतों में 240 रुपए की गिरावट देखी जा रही है। भारत में करीब 30 साल के बाद IPO नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। वास्तव में इस महीने में करीब 25 कंपनियां शेयर बाजार में डेब्यू करने जा रही हैं। इसका मतलब है कि करीब 30 साल के बाद IPO के लिहाज से सितंबर सबसे बिजी महीना रहने वाला है। ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार IPO में पिछली बार इतनी तेजी 1997 में देखी गई थी, जब 28 कंपनीज ने बाजार में कदम रखा था। इन कंपनियों द्वारा सामूहिक रूप से 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने की उम्मीद है। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की रोजाना खबरों के लिए शाम 7 बजे हमारा हिंदी बुलेटिन जरूर देखें।